हाँ जी, तो आज का जो अपना लेक्चर है वो है एंटीनेटल केयर, पोस्टनेटल केयर या ओवरऑल देखें तो एमसीएच के ऊपर है। ठीक, तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है एंटीनेटल केयर, होता क्या है, यानी शॉर्ट में इसको प्यारा सा नाम दिया गया है एएनसी। तो एएनसी होती क्या है, इसको एक दफ़ा समझ लेते हैं। यदि सरल शब्दों में देखा जाए एएनसी के लिए, तो आपको क्या बोलना है, केयर ऑफ वुमन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, यानी कि प्रेगनेंसी के समय एक महिला की जो केयर है उसी को क्या बोलते हैं, प्रेगनेंसी। लेकिन यहाँ पे जो केयर है ना, वो केयर के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आएंगी, यही तो मेडिकल टर्म्स में डिफाइन किया जाता है। ठीक है, तो केयर ऑफ वुमन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ये तो सामान्य शब्द हो गया एएनसी के लिए, लेकिन जो केयर शब्द है इसमें क्या क्या बातें निहित हैं तो उसको समझ लेते हैं। जैसे देखो, ये जो आपकी केयर की बात है, तो इस केयर में आएगी कि वो जो प्रेग्नेंट वुमन है उसको हॉस्पिटल विजिट कितनी करानी है, उसकी डाइट कैसी रखनी है। ठीक है, क्योंकि वो सिंगल नहीं है, उसके अंदर बेबी भी डेवलप हो रहा है, तो वो प्रेग्नेंट वुमन एक्चुअली दो पर्सन है। ठीक है, तो उसके लिए डाइट कैसी होनी चाहिए, उसको कितना एक्स्ट्रा डाइट लेनी चाहिए, किस ट्राइमेस्टर में उसको कब तक उसकी लाइफ में, जैसे इंटरकोर्स कब तक वो परफॉर्म कर सकती है, किस ट्राइमेस्टर में नहीं करना चाहिए, किस ट्राइमेस्टर में उसकी डाइट कैसी होनी चाहिए, कितना कैलोरी उसको एक्स्ट्रा कैलोरी चाहिए, ये सारी चीज़ें। ठीक है, संक्षिप्त में इसको केयर शब्द से डिनोट किया गया है यहाँ पे कि केयर ऑफ वुमेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो ये जो केयर शब्द है उसमें ये सारी बातें निहित हैं। ठीक, उसको वैक्सीनेशन उसका प्रॉपर होना चाहिए। ठीक, यानी वैक्सीनेशन यानी टीटी का। ठीक, तो ये जो चीज़ें हैं ये सब केयर के अंतर्गत आएंगी। तो एएनसी जो शब्द है उसके अंतर्गत जो बातें बताई गई हैं सरल शब्दों में, केयर ऑफ वुमेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो जो केयर शब्द है ना, अब आपको समझ में आएगा कि केयर शब्द इतनी छोटा लिखा गया लेकिन उसके मतलब बहुत बड़े हैं एएनसी के टर्म में। ठीक, तो आपको उम्मीद है एएनसी शब्द से परिचित हो गए होंगे आप। अब रही बात ऑब्जेक्टिव ऑफ एएनसी। ऑब्जेक्टिव ऑफ एएनसी बोलने का मतलब है कि यदि किसी महिला की एएनसी के अंतर्गत केयर यदि रखा जा रहा है, ठीक है, एएनसी के अंतर्गत उसको है, तो हम क्या क्या चीज़ें पहले से ही एज्यूम कर सकते हैं। हाँ, कि प्रेगनेंसी हाई रिस्क जा रही है, यदि हाई रिस्क है तो प्रिवेंशन कैसा करना है, यानी कि कॉम्प्लिकेशन आने वाले हैं तो उसके लिए अपन पहले से तैयार रहेंगे। और डिपेंड करता है कि जो अपनी जो मदर है या फिर प्राइमी है या मल्टी है। यदि प्राइमी ग्रेविडा वाली स्थिति है, अच्छा, प्राइमी जो शब्द है इसका मतलब होता है कि यदि फर्स्ट टाइम कोई वुमेन कंसीव करी है बेबी को, तो वो तो पहले क्या थी, गर्ल्स थी। ठीक है, अब जाके वो मदर की संज्ञा प्राप्त करेगी, लेकिन उसमें जो डिलीवरी में जो दिक्कत होती है वो सारी चीज़ें उसने अभी लाइफ में फेस नहीं किया है, तो उससे उसको परिचित करवाना है। ठीक है, यानी एंजाइटी बनेगी उसे रिलेटेड टू डिलीवरी। तो इससे क्या है कि उसको परिचित करवाना कि ये कॉम्प्लिकेशन, इतना दर्द या फिर इतनी चीज़ें होती है, ताकि वो मेंटली प्रिपेयर हो सके। ठीक, और क्या है इसमें कि मदर को फैमिली प्लानिंग के बारे में भी बताया जा सके कि कितने बच्चे, कितने अंतराल होने चाहिए दो बच्चों के बीच। ये सारी जो चीज़ें हैं ये सब एएनसी के अंतर्गत ही सिखाई और बतलाई जाती हैं। ठीक, तो पहली बात रही, देखो एएनसी के ऑब्जेक्टिव्स की यदि बात करते हैं तो पहला है कि डिटेक्ट हाई रिस्क प्रेगनेंसी। ठीक है, अब हाई रिस्क प्रेगनेंसी क्या होती है, तो इसका मतलब शब्द सरल शब्दों में यही है कि यदि कोई मदर प्रेग्नेंट है, यदि उसके अंदर को ट्विन बेबी हैं, यदि ट्विन की स्थिति हो गई तो वो जो प्रेगनेंसी है थोड़ी इम्पोर्टेंट हो जाती है, उसकी केयर थोड़ा स्पेशल तरीके से रखना पड़ेगा, क्योंकि उसके अंतर्गत तीन लोग हैं, मदर तो है साथ में दो बेबी हैं, तो इसके लिए थोड़ा स्पेशल केयर हो रखनी पड़ेगी। तो वो जो केयर शब्द है तो उसके लिए उसको हाई रिस्क प्रेगनेंसी में इंक्लूड करते हैं। यदि प्रेगनेंसी हाई रिस्क है तो उसके लिए कॉम्प्लिकेशन से बचने के तरीके भी आपको अच्छे बेहतर रखने पड़ेंगे, तो प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशंस, ये पहली ऑब्जेक्टिव हो जाती है आपकी एएनसी की। ठीक, अब दूसरी बात आ जाती है कि मदर प्राइमी है या मल्टी है। यदि प्राइमी है तो वो फर्स्ट टाइम फेस कर रही होगी
थोड़ा से स्ट्रेस, एंजाइटी, चूँकि जो बॉडी में डिफॉर्मिलिटी आते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो इससे एक एंजाइटी बनती है, कॉमन सी बात है। तो इसको कौन सिखलाएगा ड्यूरिंग प्राइमी है, यदि पहली दफ़ा प्रेग्नेंट हो रही है तो वो सब चीज़ें जो रहती हैं उसको रिमूव करने के लिए, एंजाइटी ड्यूरिंग डिलीवरी, ये सब एएनसी केयर में आते हैं। फिर फैमिली प्लानिंग की भी बात रहती है, तो उसको फैमिली प्लानिंग भी सिखानी पड़ती है। तीसरी बात आती है रिड्यूस मैटरनल और इन्फेंट मोर्टिलिटी मॉर्बिलिटी रेट। ये तो अपनी वो चीज़ें आ गई थोड़ी से कि गवर्नमेंट को भी केयर रखना पड़ता है ताकि ओवरऑल जो कंट्री है उसकी मॉर्टिलिटी और मॉर्बिडिटी रेट अच्छा बेहतर रहे। तो उसके लिए क्या है कि यानी कि मॉर्टिलिटी मॉर्बिलिटी जितना मिनिमम रहे और देश के लिए उतना अच्छा और बेहतर है। तो रिड्यूस करना, तो इसके लिए ये सब चीज़ें कैसे रिड्यूस होंगी, यदि हर एक प्रेग्नेंट वुमेन को एएनसी केयर अच्छे से मिले तो इन्फेंट की मॉर्टिलिटी या फिर मॉर्बिडिटी ये सब चीज़ें कम हो जाएंगी। तो दूसरी बात फिर आता है कि यदि मान लो एएनसी केयर ऐसे ही नहीं, कोई प्रेग्नेंट वुमेन है, यदि उसके पहले भी बेबी हैं तो उनकी भी हिस्ट्री लेनी ज़रूरी होती है। ठीक, उनकी भी हिस्ट्री से, ताकि आने वाला जो बच्चा है तो वो पता चल सकता है। यदि पहले जो वुमेन थी, यदि उसके ट्विन बच्चे थे, या फिर पहले जो वुमेन थी उसको प्री डिलीवरी हो गई, ठीक है, 7वें 8वें महीने में डिलीवरी हो गया, तो यदि ऐसी स्थिति है तो अभी जो प्रेगनेंसी की स्थिति है तो उसको क्या किया जाएगा, स्पेशल केयर के अंतर्गत रखा जाएगा। यानी कि उसको भी एक प्रकार से रिस्क प्रेगनेंसी के अंतर्गत, हाई रिस्क प्रेगनेंसी में रख के उसके कॉम्प्लिकेशन को प्रिवेंट करने की कोशिश किया जाएगा। पहली बात। अब नेक्स्ट जो ऑब्जेक्टिव है, प्रोमोट, प्रोटेक्ट एंड मेंटेन द हेल्थ ऑफ मदर। एंड ऑफ एएनसी का जो है, एंड ऑफ यदि ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो जो मदर है उसके हेल्थ का जिम्मेदारी लेना, ठीक है। यदि बेबी और मदर दोनों में डिसाइड करना रहता है तो लास्ट में बेबी को छोड़ दिया जाता है, क्योंकि मदर रहेगी तो दोबारा से बेबी आ सकता है। तो ये सारी चीज़ें ऑब्जेक्टिव्स हो जाते हैं एएनसी के अंतर्गत, ठीक है। प्रोमोट, प्रोटेक्ट एंड मेंटेन द हेल्थ ऑफ मदर। अब यहाँ पे जो हेल्थ ऑफ मदर है इसमें दोनों हैं, बेबी भी है और ये भी मदर तो है ही है इंक्लूडेड। तो ये सारी चीज़ें ऑब्जेक्टिव एएनसी में आ जाती हैं। यानी कि आपको वाइवा में या फिर पेपर में यदि लिखने को आता है तो इन शॉर्ट आप ये 5 पॉइंट्स को इंक्लूड कर दो तो आपके ऑब्जेक्टिव ऑफ एएनसी हो जाएंगी। तो आप अभी तक एएनसी टर्म्स क्या हैं उससे परिचित हुए और उसकी ऑब्जेक्टिव्स यानी कि रिक्वायरमेंट क्या है, ठीक है, सरल शब्दों में समझ सकते हैं। तो वो हो गई ऑब्जेक्टिव ऑफ एएनसी। अब अपन नेक्स्ट इसमें देखते हैं, ठीक। तो नेक्स्ट में है एंटीनेटल विजिट। आइडियली कितना किया जाता है, तो 13 से 14 यानी 13 to 14 विजिट्स आइडियली होनी चाहिए। लेकिन अपनी कंट्री में क्या है, इतना लोग जागरूक नहीं है, इसलिए 13 to 14 विजिट तो एक नॉर्मल इंसान नहीं करता है। अब बोलोगे फिर तो ऐसे बताया क्यों गया है, तो वैसे जो बेसिक डाटा जो होते हैं वो यही हैं कि आइडियली 13 to 14 विजिट करनी है, लेकिन लोग फॉलो नहीं कर सकते। इसकी 2-3 कंडीशन है जिसमें से मैं 1-2 आपको बता देता हूँ। जैसे क्या होता है कि गांव साइड में जो जाओगे तो हॉस्पिटल काफ़ी डिस्टेंस पे होते हैं, ट्रांसपोर्ट की दिक्कत होती है। तो आइडियली लोग इतने तो 13 से 14 विजिट 9 महीने के अंतर, यानी कि एक जेस्टेशन पीरियड के अंतर्गत इतनी विजिट तो कोई भी हॉस्पिटल में नहीं करता, ठीक है। जनरली कितने करते हैं, मिनिमम 4 विजिट करना एक कंपलसरी टाइप का बाउंडेशन है। अब जो 13 से 14 है उसमें से मिनिमम 4 विजिट तो होनी चाहिए, ठीक है। तो अब देखते हैं कि ये जो 13 से 14 विजिट हैं वो कैसे कैसे करनी है। तो देखो, जो पहली 1 से 7 महीना है, ठीक है, 1 से जो 7 मंथ है, इसके अंतर्गत क्या है कि पर मंथ 1 विजिट करो तो टोटल 7 विजिट आपके कवर हो जाएंगे। पहले महीने की यदि प्रेगनेंसी चल रही है तो एक बार आप डॉक्टर को विजिट कर लो, ठीक। और ये इम्पोर्टेंट होता है, जो फर्स्ट महीने की जो प्रेगनेंसी होती है इसके इसमें आपको रजिस्ट्रेशन करवाने रहते हैं, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो आप प्रत्येक महीने 1 विजिट करो तो आपके 7 विजिट हो गए। फिर 8वें महीने में क्या है, 8वां और 9वां महीना थोड़ा से इम्पोर्टेंट होते हैं, क्रूशियल स्टेजेज होते हैं डिलीवरी के लिए। तो इसमें क्या है, 8वें महीने में
ट्वाइस, यानी कि 15 दिन पे आप डिवाइड कर लो तो 2 विजिट रिक्वायरमेंट हो जाते हैं। और 9वें महीना और ज़्यादा क्रूशियल है, तो इसमें पर वीक का डिमांड हो जाता है, यानी कि आपको 4 विजिट करना पड़ेगा। तो आप इसको ओवरऑल यदि काउंट करोगे तो जो आपकी ये वाली स्थिति बन रही है कि एक एएनसी के अंतर्गत जो विजिट है, आइडियली जो विजिट है वो 13 to 14 होनी चाहिए। अब रही बात कि आइडियली वाली कौन लोग फॉलो करते हैं, तो आइडियली यदि बात किया जाए तो जो जैसे प्रेग्नेंट कोई सेलिब्रिटी है तो उसके पास फिनेंशियली कोई दिक्कत नहीं है, उसके पास हॉस्पिटल भी अवेलेबल है, सुविधाएं भी है, तो वो लोग जनरली क्या होते हैं 13 to 14 विजिट, डॉक्टर उनके क्या होते हैं कि होम डॉक्टर होते हैं, ठीक है, तो वो खुद भी आ जाते हैं घर पे विजिट करने, या फिर उनके पास सुविधाएं होती है तो वो लोग 13 to 14 विजिट्स करते हैं, तो वहाँ पे चीज़ें हो जाती हैं। लेकिन एक गांव के या फिर कस्बे से बात करें तो वहाँ पे 13-14 विजिट कर पाना थोड़ा पॉसिबल नहीं होता है, तो 13-14 विजिट जो है वो थोड़ा से लोग इंडिया में फॉलो नहीं कर पाते, बाकी ऑफिशियली यही बताया गया है। तो आप ये याद रखो कि 1 से 7 महीने में 7 विजिट, 8वें महीने में 2 विजिट, और अगले 9वें महीने जो लास्ट महीना उसमें प्रत्येक 4 विजिट हो जाना चाहिए। तो 4 विजिट यानी कि 4 सप्ताह होते हैं, तो चारों सप्ताह चले जाओ। 8वें में क्या है कि 2, तो 2 बार चले जाओ महीने में 15-15 दिन करके। और 1 से 7वें जो महीना है उसमें आपको क्या करना है कि पर महीने 1 बार मिनिमम चले जाओ। तो हम आपको बता दिए एंटीनेटल की आइडियल विजिट्स। अब अपन देखते हैं मिनिमल विजिट जो कि मोस्टली फॉलो किया जाता है। तो आइडियल तो नहीं कुछ लोग कर पाते हैं, बाकी मिनिमल देखते हैं। तो मिनिमल में 4 विजिट हैं, और आपको पहला विजिट तो इम्पोर्टेंट हो ही जाता है, क्योंकि उसमें क्या कराना रहता है, रजिस्ट्रेशन कराना रहता है। तो इसमें क्या है, देखो फर्स्ट विजिट कब है, विद इन 12 वीक, ठीक, 12 वीक में आपको पहली विजिट करनी रहती है। तो पहला आप जाओगे तो आपका रजिस्ट्रेशन होखेगा कि आप प्रेग्नेंट हो, डिलीवरी की केसेस हैं, तो आपको एएनसी केयर वहाँ से आपकी स्टार्ट हो जाएगी। दूसरी क्या है, दूसरी विजिट है 14 से 26 जो सप्ताह चल रहा है प्रेगनेंसी का, उसके अंतर्गत आपको दूसरी विजिट करनी रहती है। और थर्ड विजिट क्या है आपकी 28 से 34 वीक के अंतर्गत आपकी जो थर्ड विजिट है ये आपकी हो जानी चाहिए। और चौथी विजिट जो है आपकी वो 36 वीक एट टर्म, ठीक है, यानी कि जब तक डिलीवरी वाली कंडीशन रहती है। आई थिंक इसमें जो स्थिति होती है एक प्रकार से हॉस्पिटलाइज हो जाती है आफ्टर 36 के बाद कुछ 1-2 हफ्ते के लिए, तो वैसे केयर हो जाती है। तो एएनसी में देखा जाए तो मिनिमम 4 विजिट्स आपको करने होते हैं। फर्स्ट विजिट इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवाना रहता है, तो वो विद इन 12 वीक हो जानी चाहिए। सेकेंड विजिट आपको 12 से 14, थर्ड विजिट आपको 28, और आपको फोर्थ विजिट जो है वो 36 वीक एट टर्म की स्थिति रहती है, ठीक, या फिर डिलीवरी के समय आदमी तो विजिट करेगा ही। तो ये स्थितियाँ बन जाती है कि आपको मिनिमल कितना करना है। तो मिनिमल वाली जो स्थिति होती है आपकी ए वाली बन जाती है कि मिनिमल आपको 4 विजिट होनी चाहिए। तो एएनसी विजिट में ए रही बातें। अपन एएनसी में दोनों देख लिए, आइडियल क्या कंडीशन है उसमें 13 to 14 विजिट होनी चाहिए, और मिनिमम की कंडीशन में क्या है कि आपको 4 विजिट होनी चाहिए। और सारे जो ये वीक्स हैं ये थोड़ा इम्पोर्टेंट होते हैं, पूछ लिए जाते हैं, तो आप याद करने के लिए आप याद कर सकते हो, ज़्यादा ऐसा है नहीं, आप 2-3 बार वीडियोज़ देखिएगा तो आपको याद हो जाएगा। या फिर आप देखो ऐसे भी कर सकते हो कि ये 12 हो गया, ठीक, तो इसमें एक मैं आपको थोड़ा सा क्लू टाइप का ऐड कर देता हूँ ताकि आप याद कर लो। पहला तो आपको याद करना पड़ेगा विद इन 12, इसमें क्या करो 2 ऐड कर दो, ठीक है, तो 2 ऐड करोगे तो 14 हो जाएगा। 14 से लेके अब ये इसको ट्वाइस करो, ठीक, इसको ट्वाइस करोगे तो 28 हो जाएगा, ठीक, इसमें 2 जोड़े फिर इसमें 2 से गुणा कर दो तो 14 दूनी 28 हो जाएगा। ऐसा करके तो आप क्या करना है कि इधर भी ट्वाइस कर लो तो ये भी 14 से 26 के आ जाएगा, और इधर ट्वाइस करोगे तो 28 आ जाएगा। तो ऐसे करके आप छोटा बहुत खुद से क्लू बनाओ, आप किसी के बताने से क्लू जो रहता है वो याद नहीं रहता, खुद से आप क्रिएट करोगे तो आप बन जाएगा दिमाग में। यानी ये 12 वीक है, 12 में 2 ऐड कर दो तो 14, और इसी 12 में 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 28। तो ऐसे करके आप याद कर सकते हो। बाकी इधर का जो मार्जिनल है आप इमेजिन कर लेना, ठीक है, या फिर इसको भी ट्वाइस कर सकते हो, चल जाएगा,
ठीक, इसके साथ देख सकते हो। और आपको ओवरऑल तो पता ही है 9 मंथ का होता है तो 36 तक जाना है, तो ऐसे आप चौथे जो विजिट है इसको भी एज्यूम कर सकते हो। चलिए, तो ये थोड़ा सा हिंट रहा आपको ताकि याद करने में सहूलियत रहे। अब अपन नेक्स्ट देखते हैं इसमें कि सर्विस ड्यूरिंग एंटीनेटल चेकअप। मैं आपको शुरू में ही जो एंटीनेटल केयर के अंतर्गत बताया था कि केयर ऑफ प्रेग्नेंट वोमेन, यही क्या है, एंटीनेटल केयर है। तो जो केयर शब्द है मैंने उसको काफ़ी अच्छे से डिटेल किया कि जो केयर में है कि इसमें बहुत सारी बातें छुपी हुई हैं। ठीक है, उसकी डाइट कैसी होनी चाहिए, उसकी क्या बोलते हैं कि उसको कितनी बार हॉस्पिटल में विजिट करनी चाहिए, ये सारी चीज़ें, उसकी हेल्थ के लिए क्या क्या चीज़ें रिक्वायरमेंट है और वैक्सीनेशन हुआ नहीं हुआ, तो ये सब केयर में बातें छुपी हुई हैं। तो अब अपन चालू करते हैं कि क्या क्या सर्विस मिलेगी या फिर क्या क्या सर्विस हमें देनी पड़ेगी एक कोई प्रेग्नेंट वुमेन है तो चलिए देखते हैं, इसमें से कवर करने की कोशिश करते हैं। पहली बात तो कि सर्विस ड्यूरिंग एंटीनेटल चेकअप। अब एंटीनेटल चेकअप के अंतर्गत क्या क्या सुविधाएं होनी चाहिए। तो पहली बात, हिस्ट्री टेकिंग मोस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट है। ठीक है, पूरे क्लिनिकल क्लासेस में लोग हिस्ट्री टेकिंग ही लेके चलते रहते हैं। तो चलो देखते हैं। पहली बात क्या है कि आपको सबसे पहले पता करना है कि मल्टीग्रेविड की स्थिति है या फिर प्राइमी है। तो यदि प्राइमी है तो आपको सबसे पहले ये बात पता करनी है। तो आपने पता कर लिया कि प्राइमी है या फिर मल्टी वाली है। यदि मल्टी वाली केस है तो उसमें आपको पूछना पड़ेगा कि कॉम्प्लिकेशन ड्यूरिंग प्रीवियस प्रेगनेंसी। यदि प्रीवियस प्रेगनेंसी में कोई दिक्कत गई है तो वो आपको नोट करना है, चूँकि ये चीज़ें आपको अभी जो करंट प्रेगनेंसी है उसमें कॉम्प्लिकेशन कर सकती है। तो आपको रिस्क पहचानना है, क्योंकि एंटीनेटल केयर में क्या है कि आप पहले से पता कर लो कि हाँ ये प्रेगनेंसी इधर जाएगी, इस डायरेक्शन में जाएगी, तो आप उसका प्रिवेंशन कर सकते हो। तो पहली बात, कॉम्प्लिकेशन ड्यूरिंग प्रीवियस प्रेगनेंसी की आप हिस्ट्री रखो। ठीक, दूसरी बात क्या है कि आपको लास्ट मेंस्ट्रुअल LMP, चूँकि इससे क्या होता है कि जेस्टेशनल पीरियड की क्या अवधि जाएगी, ठीक है, यानी डेट ऑफ डिलीवरी आप निकालने में आपको काम आता है। ठीक है, DOD करने में काम आएगी। तो आपको ये चीज़ इम्पोर्टेंट हो जाती है कि उसकी LMP प्राप्त करना। ठीक, तो पेशेंट से आप उसकी LMP पूछो। फिर है उससे पेशेंट से सिस्टेमिक इलनेस के बारे में पूछो। यदि मान लो करंट में कोई उसको सिस्टेमिक इलनेस हुआ हो, यानी कि CBS से संबंधी या न्यूरोलॉजिकल संबंधी या फिर कोई भी यदि एबनॉर्मल, या फिर वो पेशेंट हॉस्पिटल ही क्यों ना गया हो, प्रीवियस हॉस्पिटल वो कब विजिट किया था, किस रोग से संबंधित विजिट किया था, आप वो उससे इन्फॉर्मेशन लो। ठीक, फिर यदि अब थोड़ा सा फैमिली हिस्ट्री भी इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो फैमिली हिस्ट्री में यदि कोई हाइपरटेंशन का पेशेंट है, डायबिटीज़ का, थैलेसेमिया या ट्विन प्रेगनेंसी की स्थिति है, तो वो भी आपको एज ए हिस्ट्री टेकिंग में लेनी पड़ेगी, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। क्योंकि हमें क्या पता करना है कि प्रेगनेंसी कहीं रिस्क की तरफ तो नहीं बढ़ रही है ना, या फिर नॉर्मल डिलीवरी होखेगा या रिस्क की कंडीशन बनेगी। तो हमको ANC में यही तो देखना है। ANC हम क्यों करवा रहे हैं किसी का, ANC के केयर के अंतर्गत क्यों रख रहे हैं, क्योंकि हमें पहले पता कर लेना है कि प्रेगनेंसी रिस्क है या प्रेगनेंसी नॉर्मल होगी। तो आप हिस्ट्री का इम्पोर्टेंस देखो। ठीक है, ये हिस्ट्री का इम्पोर्टेंस यही है कि आप इसमें समझ जाओगे कि रिस्क की तरफ जाओगे या नॉर्मल की तरफ जाओगे। ठीक, फिर हिस्ट्री ऑफ ड्रग एलर्जी या फिर हैबिट फॉर्मिंग ड्रग्स, यानी कि आप पेशेंट से पूछ लो कि आपको एलर्जी का कुछ प्रॉब्लम है क्या, या फिर किस चीज़ से एलर्जी है। कुछ कुछ पेशेंट्स को पता होता है कि मैं दूध नहीं पी सकती, मेरे को हो सकता है, या फिर मैं थोड़ा से बाहर जाती हूँ तो मेरे को छींकें आने लगती है, या फिर किसी किसी को किसी ड्रग से एलर्जी होती है। ठीक है, किसी को किसी कॉस्मेटिक या समथिंग कुछ चीज़ से एलर्जी रहती है। तो वो चीज़ें यदि पेशेंट को पहले से पता है तो वो आप पूछ सकते हो। अब ये चीज़ें क्यों ज़रूरी है, यदि आपको पेशेंट ने पहले से बता दिया कि मेरे को इस चीज़ से एलर्जी है, तो आप यदि उसको कोई मेडिसिन या फिर कोई भी IV चढ़ा रहे हो, तो यदि उसकी कॉम्पोजिशन उसमें प्रेजेंट हैं तो बात बिगड़ सकती है। तो इसलिए ये सब चीज़ें नीडेड हो जाती हैं। तो देखो, पहली बात रही सर्विस प्रोवाइड करने में ANC के अंतर्गत आप हिस्ट्री टेकिंग करोगे, बेहतर तरीके से हिस्ट्री टेकिंग करोगे ताकि आप ANC को अच्छे से बता सको कि रिस्क प्रेगनेंसी होगी या फिर नॉर्मल डिलीवरी हो पाएगी। तो ये अपना पहला था इसके अंतर्गत। ठीक है, कि सर्विस ड्यूरिंग एंटीनेटल केयर
या चेकअप के अंतर्गत आपने पहला हिस्ट्री टेकिंग। अब दूसरा क्या कर सकते हैं इसमें, ये थोड़ा सा सर्विस ड्यूरिंग एंटीनेटल चेकअप है, थोड़ा लंबा है, तो पहला हिस्ट्री टेकिंग। दूसरा क्या है इसमें, तो दूसरा देखो कि आप इसके फिजिकल एग्जामिनेशन करोगे। जो महिला आपके हॉस्पिटल में विजिट करने आई, ठीक है, आप उसका क्या करोगे, फिजिकल एग्जामिनेशन। तो फिजिकल एग्जामिनेशन में क्या है कि जो प्रेग्नेंट वुमेन है उसके पैलोर चेक करोगे, ठीक। अब रही बात पैलोर क्यों चेक करना है, तो इससे इंडिकेट होता है एनीमिया, ठीक है। एनीमिया इम्पोर्टेंट है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। यदि एनीमिक कंडीशन है तो बेबी के अंतर्गत क्या हो सकता है, प्री एक्लेम्सिया की कंडीशन क्रिएट हो सकती है। तो इसलिए आप फर्स्ट ऑफ ऑल इंडिकेट किस चीज़ को करेगा, आपको जो पैलोर चेक करने की बात करोगे फिजिकल एग्जामिनेशन में, तो एनीमिया को इंडिकेट करेगा। अब रही बात साइट की, तो आपको पता है कि कहाँ पे आप चेक करोगे, तो कंजक्टाइवा, नेल्स, टंग, ठीक है, पाम आर एग्जामिन। तो ये स्थितियाँ हैं जहाँ पे आपको क्या करना रहेगा, चेकअप करना रहेगा पैलोर का। लेकिन इंडिकेट क्या करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि कोई पेशेंट आई, प्रेग्नेंट पेशेंट है, ठीक, और आपने देखा कि पैलोर उसमें प्रेजेंट है, तो फिर क्या हो सकती है, एनेमिक कंडीशन हो सकती है, तो ब्लड की ज़रूरत पड़ेगी या समथिंग, उसको आपको आयरन रिच डाइट देनी पड़ेगी ताकि वो ब्लड की जो हीमोग्लोबिन लेवल कम है उसको आप प्राप्त कर सके ड्यूरिंग डिलीवरी तक। तो यही तो इम्पोर्टेंस है ना एएनसी का। तो देखो, अब पहली बात रही, आपने फिजिकल एग्जामिनेशन में उसका पैलोर चेक किया। दूसरा क्या है, एडिमा चेक करो। एडिमा का क्या इंपॉर्टेंस है, तो देखो एडिमा जो होता है वो है कि आपको बता देगी कि विथ हाई बीपी या फिर प्रोटीन यूरिया या फिर प्री एक्लेम्सिया की कंडीशन कॉज कर सकते हैं। यदि मान लो कोई फीमेल है, यदि उस एडिमा उसमें पहले से मौजूद है, यानी कि उसकी पैर सूजा हुआ है, उसके फेस सूजे हुए हैं, ठीक है, या फिर उसके जो जेनाइटल्स होते हैं वो चीज़ में थोड़ा से स्वेलिंग है, तो इससे क्या स्थिति बन सकती है कि एसोसिएटेड विथ हाई बीपी या फिर प्रोटीन यूरिया, ऐसी स्थिति रहेगी जो कि प्री एक्लेम्सिया को कॉज कर सकते हैं। तो समझ सकते हो थोड़ी सी दिक्कतें बन सकती है। तो इसलिए एडिमा भी चेक करना चाहिए फिजिकल एग्जामिनेशन के अंतर्गत यदि कोई प्रेग्नेंट वुमेन आती है तो। अब रही बात तीसरी, ब्लड प्रेशर। तो ये तो काफ़ी कॉमन है, हॉस्पिटल में कोई भी आता है तो बीपी, आप टेम्परेचर और वेट तो करते ही हो, तो सबसे पहले इसमें आती है बीपी वाली बात। तो बीपी क्या है कि आपको लेना पड़ेगा यदि सिग्निफाई प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन। इससे आपको क्या इंडिकेट मिलेगा कि प्रेगनेंसी हाइपरटेंशन की तरफ तो नहीं जा रही है। यदि हाइपरटेंशन की तरफ जाएगी तो प्री एक्लेम्सिया की तरफ जाएगी स्थिति, ठीक है, जो कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन बढ़ा सकता है। तो प्रोटीन यूरिया एलोंग विथ हाई ब्लड प्रेशर में सजेस्ट प्री एक्लेम्सिया। तो इसलिए बीपी आपको देखना पड़ेगा कि जो पेशेंट आई है, प्रेग्नेंट फीमेल है, तो उसकी बीपी नॉर्मल है कि नहीं है। अब रही बात वेट की, तो वेट क्या है, आपको देखो वेट का काफ़ी अच्छा कोरिलेशन है। वेट क्या होती है कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंतर्गत बस 2 kg का वेट बढ़ेगा फीमेल का, जो नॉर्मल आप जो पहली दफ़ा जब आएगी और एक पहली वीक में 12 वीक में आ गई, ठीक है, आपको पता है। उसके बाद वो मान लीजिए पर मंथ यदि विजिट करना चाहती है या करती है, ट्राइमेस्टर के अनुसार विजिट कर रही है, तो ऐसे भी समझ सकते हो आप। तो जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर है ना, उसमें उसकी वजन 2 kg बढ़ती है। जो नेक्स्ट सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर होते हैं उसमें वजन 5 kg बढ़ती है। तो आपको नॉर्मल वैल्यू तो पता होनी चाहिए। यदि मान लो कोई फीमेल है, वो पहली विजिट में ही या फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर ही उसके 5 kg वेट्स बढ़ गए, यदि ऐसी स्थिति है तो कुछ न कुछ रिस्क प्रेगनेंसी हो सकती है। तो यही चीज़ें तो जज करनी है हमें। तो आपको नॉर्मल डाटा पता होना चाहिए और कहाँ पे एग्जामिन करना चाहिए वो भी पता होना चाहिए फिजिकल एग्जामिनेशन के अंतर्गत। जैसे पैलोर हो गया, एडिमा हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, वैसे ही वेट गेन की। तो देखो क्या बताया गया है कि 12 kg ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, टोटल कितने वेट बढ़ते हैं, तो 12 kg ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। जो मदर का वेट होता है 12 kg बढ़ जाता है। आप बोलोगे कि 12 kg वेट बढ़ता है यानी बेबी का वेट है क्या, नहीं, ये बेबी का वेट नहीं है, ये ओवरऑल वेट है, क्योंकि इसमें प्लेसेंटा इंक्लूडेड है, एमनियोटिक फ्लूइड इंक्लूडेड है, बेबी का वेट इंक्लूडेड है और अदर जो भी सब्सटेंसेस है सबका इंक्लूडेड है, ठीक है। 12 kg का बच्चा डिलीवरी के समय नहीं होता है, ठीक है, वो ऐसे भी मर जाएगा। तो ये वेट की बात हो गई। तो पहली आपको वेट की
फिजिकल एग्जामिनेशन में चेक करना है, यानी कि पैलोर, एडिमा, ब्लड प्रेशर, वेट, ये मिनिमम चीज़ें हैं जो कि आपको पेशेंट जैसे ही आएगा तो आप उसके बारे में एग्जामिन करोगे। चलिए, तो ये रहा फिजिकल एग्जामिनेशन। और भी इसमें हैं कुछ चीज़ें, देखते हैं। तो ये रही, देखो अब और भी चीज़ें क्या है, आप उसका फंडल हाइट को एग्जामिन करोगे। यदि जो प्रेग्नेंट वुमेन है, आप उसको टेबल पे लीजिए, उसका फंडल हाइट चेक करो कि कहाँ तक उसका फंडल ग्रोथ हुआ है, तो आपको पता होगा। ठीक, यदि 12 वीक की प्रेगनेंसी है तो प्यूबिक बोन के एबव जस्ट स्थिति रहती है, इतना उसका फंडल ग्रोथ हुआ रहता है। 20 वीक वाला जो है थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, चूँकि अम्बलाइकस के पास से गुजरता है। तो देखो, आपको कुछ कुछ डाटा याद रखनी पड़ेंगी, ठीक है, बाय हार्ट करके रखो। 12 वीक की स्थिति में क्या होता है कि फंडस जस्ट एबव द प्यूबिक बोन, जस्ट एबव द प्यूबिक बोन। ठीक है, 20 वीक वाला आप याद रख लो कि वो अम्बलाइकस के पास अराउंड चला जाता है। ठीक, फिर इसके बाद क्या है, 36 से 38 वीक वाला है। तो ये फंडस यूजुअली क्या होती है कि एकदम पीक तक पहुंच जाता है। 36 से जो 38 वाला होता है ना, एकदम पीक यानी स्टर्नम तक पहुंच जाता है। और जो 40 वीक होता है, इसमें क्या होता है कि थोड़ा से डिसेंट करता है। अब डिसेंट क्यों करता है, क्योंकि प्रेजेंटिंग पार्ट जो होते हैं वो फिक्स हो जाते हैं। ठीक है, पेल्विक्स में क्या होता है कि बेबी का हेड जो होता है वो लॉक हो जाता है। तो ऐसी स्थिति बनती है, तो ऊपर से थोड़ा से डिसेंट हो जाता है पेल्विस, जो फंडस की साइज है वो डिसेंट करती है। तो आपको 3-4 जो है फंडल हाइट के बारे में याद होना चाहिए, जिससे कि आप को बेबी मदर की जो है वो जो टमी है, ठीक है, उसकी साइज़ कितना तक गया है, उससे आप प्रेगनेंसी को अनुमानित कर सकते हो। ठीक, अब इसमें इसका नॉलेज इसलिए भी होना चाहिए क्योंकि आपको 12 वीक की प्रेगनेंसी है और आपको दिख रहा है कि अम्बलाइकस तक की ग्रोथ हो चुकी है, तो कुछ ना कुछ एबनॉर्मलिटी हैं, यानी कि रिस्क प्रेगनेंसी की तरफ कुछ कंडीशन रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसलिए ये भी फिजिकल एग्जामिनेशन के अंतर्गत यदि देखो तो ये भी नॉलेज होनी चाहिए, ताकि एब्डोमेन को एग्जामिन करके पता किया जा सके। चलिए, तो ये रहा फंडल हाइट के द्वारा। फिर अपन फर्दर आगे देखते हैं इसमें। तो अब रहा फीटल हार्ट साउंड। जब आपने एब्डोमेन को देखा तो एब्डोमेन के हिसाब से आपने अनुमान लगाया कि इतने वीक की प्रेगनेंसी है। ठीक है, 12 वीक की है तो कितना साइज होना चाहिए फंडस की, 20 वीक की है तो कितनी होगी, 36 या 38 है तो कितनी जाएगी, 40 है तो कहाँ तक एब्डोमेन उसका एक्सटेंड किया होगा। तो ऐसे आपने रिप्रेजेंट कर लोगे कि हाँ इतने वीक की प्रेगनेंसी है, और कुछ एबनॉर्मलिटी है तो आप पता लगा लोगे। लेकिन अब रही बात कि उस एब्डोमेन की साइज़ देख के आपको फीटल हार्ट साउंड सुनना पड़ेगा। ठीक है, तो फीटल हार्ट साउंड सुनने के लिए आपको पता है तो 6 वीक के बाद आप सुन सकते हो। यदि 6 वीक तक की प्रेगनेंसी है तो आप उसके एब्डोमेन पे जो इंस्ट्रूमेंट आते हैं उसको लगाओ, प्रोब को, और सुनो। उसमें आपको फीटल हार्ट साउंड सुनाई देगा। तो वो क्या मिलेगा, 120 से 140 पर मिनट मिलता है बेबी का फीटल हार्ट साउंड। ठीक है, फीटल मूवमेंट आप कब तक महसूस कर सकते हो, तो जो 18 वीक होता है, 18 वीक के तक जो फीटल मूवमेंट आपको मिल जाएगी। बेबी क्या होती है कि इधर से उधर जब यूट्रस के अंतर्गत इधर उधर जब राउंड अप करता है एमनियोटिक फ्लूइड के अंतर्गत, तो वो फील होता है मदर को भी। तो फीटल जो मूवमेंट होता है वो 18 वीक से मिलने चालू हो जाती हैं। और फीटल लाई और प्रेजेंटेशन की बात करें तो लाई और प्रेजेंटेशन मतलब क्या है, इसको थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ। यानी कि ये आपकी मदर की हो गया और ये आपकी लेग हो गया, ऐसा इमेजिन कर लो। ये इसका जेनाइटल्स हो गया, ये पेल्विक वाला रीजन हो गया। तो इसमें क्या होता है, बेबी का पहले हेड लॉक हो जाता है। ठीक है, बाकी जो है चीज़ें ऊपर बेबी ऐसे रहता है। ये स्थिति जब होती है तो इसको प्रेजेंटेशन बोलते हैं। ठीक है, प्रेजेंटिंग पार्ट यानी कि कौन सा पार्ट जो है सबसे पहले निकलेगा या फिर लॉक होकेगा, और अपन जब पीबी करते हैं तो पीबी के दौरान टच होता है, तो वही प्रेजेंटिंग पार्ट होता है। तो ये चीज़ डिपेंड करती है। तो ये कब मिलता है, 32 वीक के जनरली बाद मिलता है। ठीक है, प्रीमी ग्रेविडा की स्थिति रहती है तो उसमें बहुत पहले लॉक हो जाता है। ठीक है, और जो मल्टी ग्रेविडा वाली स्थिति होती है उसमें लेट से लॉक होते हैं। ठीक है, अब इंस्पेक्शन ऑफ एबनॉर्मल स्कार। आपको पता है कि स्कार जैसी स्थिति बनती है, एब्डोमेन के ऊपर देखते हो ना, लाइनी लिनिया नाइग्रा बनता है, ये सब स्थिति आती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। क्या होता है कि एब्डोमेन स्ट्रेच होता है तो उस पर लाइनिंग बनती है। तो एबनॉर्मल स्कार है तो उसका एग्जामिनेशन करो, क्योंकि अपन एब्डोमेन देख रहे हैं ना, एब्डोमेन में हमने फंडल हाइट देख लिया, फिर उसी एब्डोमेन से अपने उस बेबी का हार्ट बीट सुना। ठीक है, यदि 6 वीक से ज़्यादा है तो सुनाई देगा,
बेबी का मूवमेंट भी आप ऑब्जर्व कर सकते हो, ठीक है। बेलेटमॉन्ट वाली टेस्ट होती है, आप यदि करो तो आपको पता चल सकता है। फिर यदि प्रेजेंटेशन की बात रही तो यदि 32 वीक से ज़्यादा है तो प्रेजेंटेशन का भी पता कर सकते हो आप एब्डोमेन के थ्रू, और स्कार देख सकते हो आप एब्डोमेन के थ्रू, ठीक है। तो मदर का जो एब्डोमेन आप एग्जामिन कर रहे हो तो उसमें स्कार देखो, यदि एबनॉर्मल स्कार है तो कॉम्प्लिकेशन बढ़ सकती है। और फर्दर क्या होता है, असेसमेंट ऑफ जेस्टेशनल एज। तो आपने जो उसका LMP लिया है, LMP लिया है तो उस LMP से आप जेस्टेशनल एज निकाल सकते हो, ठीक है। DOD क्या होनी चाहिए उसका, यानी कि कब डेट ऑफ डिलीवरी कब आएगी वो आप पता कर सकते हो। ये किससे पता चलता है, LMP से पता चलता है, ठीक है। आपको निकालना भी आता होगा, ठीक, ड्यूरिंग आपको क्लिनिकल में सिखाया जाता है। फिर काउंसलिंग की बात आती है, तो काउंसलिंग में क्या है कि जननी सुरक्षा योजना, ठीक है, गिवन एज ए मदर। अब इसमें क्या होता है कि जो माता है उसको काउंसलिंग के लिए आप क्या है, जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत उसको नॉलेज दो कि 2 बेबी या फिर उसको कि 2 बेबी से यदि ज़्यादा हैं तो आप स्प्लाइसिंग करवा सकते हो, ठीक है। यानी कि एक प्रकार से ट्यूबेक्टोमी जैसी कंडीशन करवाया जा सकता है, तो उसके लिए मदर को इनकरेज करो। ये सारी चीज़ें आती हैं आपकी ANC के अंतर्गत। तो पहली जो सर्विस थी अपन सर्विसेज पढ़ रहे हैं, तो सर्विसेज में पहला देखा अपन ने, फिर अपने दूसरा में देखा फिजिकल एग्जामिनेशन। तो फिजिकल एग्जामिनेशन में ये सारी चीज़ें अपन ने कवर किया। अब अपन फर्दर और भी सर्विसेज क्या मिलती हैं, क्या दी जाती हैं और कहाँ पे मिलती हैं उसके बारे में। तो देखो, अब है सर्विस ड्यूरिंग एंटीनेटल चेकअप। तो क्या क्या चीज़ें आपको सब सेंटर पे मिल जाएंगी और क्या क्या चीज़ें आपको PHC CSC तक जाना पड़ेगा। ये थोड़ा से आपको PSM के पर्पज से मैं बता रहा हूँ, ठीक है। यानी कि एक नॉर्मल जो वीमेन है, यदि गांव में प्रेगनेंसी है तो उसको कितनी सुविधाओं के लिए सब सेंटर जाना पड़ेगा और किन किन सुविधाओं के लिए उसको PHC या CSC तक जाना पड़ेगा, ठीक है। तो प्रेगनेंसी टेस्ट कराने के लिए, ठीक है, यदि कोई ऐसी प्रेगनेंसी जैसी अवस्था लग रही है तो उसको निश्चय किट मिलता है। हालांकि अब तो बहुत सारे किट आ गए हैं, ठीक है, नाम नहीं, ये ब्रांडेड हैं, सब पॉपुलर हो चुके हैं, ठीक है। पहले क्या था, निश्चय किट आता था प्रेगनेंसी के लिए, ठीक है, ये पेटेंट है, गवर्नमेंट बेस्ड होती है। तो निश्चय किट के द्वारा प्रेगनेंसी टेस्ट, हीमोग्लोबिन एग्जामिनेशन, यूरिन में एल्बुमिन और शुगर का एग्जामिनेशन और रैपिड मलेरिया टेस्ट, ये जो चीज़ें हैं ना, ये सारी की सारी चीज़ें निश्चय से, हीमोग्लोबिन से, ठीक है, ये रैपिड वाले, ये जो चीज़ें ये आपको सब सेंटर पे सुविधाएं गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, ठीक है। वो जो लोग गांव में रहते हैं तो उनके लिए, ताकि प्रेगनेंसी से ANC की केयर उनको प्रोवाइड कराया जा सके, ठीक है। अब रहती है बात PSC और CSC लेवल पर क्या है, लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन की बातें हैं। तो उसमें क्या होता है कि ये सब सारी चीज़ें ये तो मिल जाएंगी, ठीक है, ये चीज़ें तो ऑलरेडी मिल जाएंगी। और एक्स्ट्रा क्या है कि मान लो शुगर टेस्टिंग है, HIV है, ठीक है, VDRL है, और ब्लड ग्रुपिंग वाली जो चीज़ें हैं RH फैक्टर की, ये सारी चीज़ें यहाँ पे मिल जाएंगी। उससे अतिरिक्त जो चीज़ें हैं यहाँ पे आपको PHC और CSC पे सुविधाएं, लेबोरेटरी सुविधाएं जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है वो आपको यहाँ मिलेंगी। तो ऐसे करके हो गया आपका कि सर्विस ड्यूरिंग एंटीनेटल चेकअप के अंतर्गत लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन, जो कि सब सेंटर पे सुविधाएं अवेलेबल हैं, वही सुविधाएं जो लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन PSC और CSC पे अवेलेबल हैं उनके बारे में, ठीक। अब अपन फर्दर और देखते हैं इसमें कि रिस्क अप्रोच इन ANC। अब ANC के अंतर्गत कौन सी स्थिति है जहाँ पे कि प्रेगनेंसी रिस्क हो सकती है। मैंने आपको एंटीनेटल केयर जो शब्द है उसका वास्तविक मतलब समझाया था, तो आप उस वास्तविक मतलब से यही समझिए कि रिस्क प्रेगनेंसी हो सकती है या नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है। इसी को डिफ्रेंशिएट करने की टोटल ANC का मेन मोटो यही है, ठीक है। तो देखो, आप रिस्क प्रेगनेंसी कब हो सकती है, यानी रिस्क अप्रोच ड्यूरिंग ANC आपको कैसे कैसे पता चलेगा। तो आइए देखते हैं एक एक पे। तो पहली क्या है, एल्डरली प्रीमी हो या शॉर्ट स्टेचर प्रीमी हो, इसका क्या मतलब है, ठीक है। इसका ये मतलब है कि यदि माता छोटी हाइट की है और प्रेगनेंसी उसने अंडर एज या फिर नियर एज में ऐसे कर लिया है, ठीक है, अर्लियर एज में कर लिया है, तो उसकी प्रेगनेंसी थोड़ी सी रिस्क हो सकती है। तो ये आपको ध्यान रखनी है। मदर की एज हिस्ट्री के अंतर्गत आप लोगे तो आपको पता चल जाएगी, तो आप वहीं से डिसाइड कर सकते हो कि प्रेगनेंसी रिस्क वाली है या फिर नॉर्मल हो जाएगी, पहली बात। फिर एल्डरली, ठीक है, या फिर बहुत लेट से, ठीक, और ये फिर मल्टी
पहली वाली अवस्था है और काफ़ी लेट, यानी एज काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। ठीक, देखो अर्ली और एल्डर ये दोनों अवस्थाएं अच्छी नहीं हैं, यानी जस्ट क्या बोलते हैं, प्यूबर्टी के जस्ट स्टार्ट हुआ और तभी प्रेग्नेंट हो गए आप, तो वो अवस्था भी, उसमें भी सारे स्ट्रक्चर्स डेवलप नहीं है जो कि कॉम्प्लिकेशन क्रिएट करेंगे। और आपका एज ओवर हो चुका है, ठीक है, और आप प्रेग्नेंट हो रहे हो, तो उस अवस्था में भी क्या है कि सारे जो ऑर्गन्स हैं वो सब फ्लैसिड अवस्था में रहते हैं, तो उससे भी प्रेगनेंसी अच्छी नहीं बन सकती, या फिर वो रिस्क हो जाती है प्रेगनेंसी। ठीक, मिसकैरेज है समथिंग, या फिर जो स्थिति होती है उनकी स्थिति बन जाती है। तो ये चीज़ें डिपेंड करती है। फिर हिस्ट्री ऑफ 3 या मोर सिक्वेंशियल कंस्टिट्यूटिव एबॉर्शन, यानी कोई ऐसी लेडी आई है जिसका 3 एबॉर्शन हो चुका है लगातार, ठीक है, एक के बाद एक 3 एबॉर्शन हुए हो, तो ऐसी जो प्रेगनेंसी है तो वो हमारे लिए क्या है, इम्पोर्टेंट है और रिस्क स्थिति होती है। तो वो रिस्क प्रेगनेंसी में उसको अपन कंसिडर करके फर्दर प्रिवेंशन की कोशिश करते हुए उसकी पूरी 9 मंथ की जो जेस्टेशन पीरियड है उसका ख्याल रखना पड़ेगा एएनसी के अंतर्गत। फिर आता है हिस्ट्री ऑफ प्रीवियस स्टिल बर्थ, यदि कोई बेबी का स्टिल बर्थ हुआ है तो वो भी एक प्रकार से, पिछला जो बेबी यदि स्टिल बर्थ हो गया या फिर इंट्रायूटेराइन डेथ हो गया तो वो भी हमारे लिए जो प्रेगनेंसी की अभी अवस्था आई है वो भी अपना इम्पोर्टेंट है, यानी रिस्क अप्रोच रख के उसको अपन केयर करना पड़ेगा एएनसी में। फिर माल प्रेजेंटेशन या ब्रीच या ट्रांसवर्स, यानी ये जो शब्द है इसका मतलब क्या है कि बेबी का अपन क्या किए हैं, बेबी जैसे बेबी को निकलने के लिए क्या चाहिए आपको, हेड नीचे चाहिए और बाकी चीज़ें ऊपर। यदि इसके अलावा यदि कोई भी स्थिति हो जाती है, फुटलिंग वाली स्थिति यदि ब्रीच हो गई, ठीक है, या बेबी ट्रांसवर्स लाई कर गया यानी उल्टा हो गया, पैर के बगल आ रहा है, तो ऐसी स्थिति है, तो ये सब माल प्रेजेंटेशन की स्थितियां हैं यदि प्रेगनेंसी में, तो आप एएनसी में पहले ही पता चल जाएगा। तो इसके लिए आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा। तो ये हो गई आपकी रिस्क प्रेगनेंसी की अवस्था। यदि बेबी ट्वीन है तो आपको पहले से नॉलेज होनी चाहिए। आपने वेट किया, वेट से आपको पता चल जाएगा। यदि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही यदि वेट उसका 2 के बदले 4 बढ़ रहा है तो आप अनुमानित लगा सकते हो कि हाँ ट्वीन हो सकता है या फिर अदर रिस्क अप्रोच हो सकती है, ठीक है। तो सेकेंड ट्राइमेस्टर में उसका 5 kg बढ़ना चाहिए, तो आप देख रहे हो कि 8 kg 9 kg बढ़ रहा है, 10 kg बढ़ रहा है, तो आप उससे अप्रोच लगा सकते हो, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको पहले से पता होनी चाहिए, वरना आपको ऐसा लगेगा कि वेट तो 2 kg बढ़ना चाहिए, अब 4 बढ़ गया तो आप थोड़ा से रिस्क अप्रोच रख लिए। नहीं, कंडीशन हो सकती है ट्विंस की भी। तो लेकिन सोल्व आउट कैसे करना है, उनको हमको रिस्क अप्रोच के अंतर्गत रख के ही उसका एएनसी केयर करना है। फिर प्री एक्लेम्सिया और एक्लेम्सिया, ठीक, ऐसी अवस्था यदि बन रही है ड्यूरिंग डिलीवरी, ठीक है, या फिर प्रेगनेंसी से पहले की जो भी जितने भी है मंथ हैं उनमें, तो एक्लेम्सिया और प्री एक्लेम्सिया की स्थिति बन रही है, तो वो भी एक प्रकार से रिस्क अप्रोच है, ठीक। एएनसी अलोंग विद द कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, डायबिटीज़, टीबी, एचआईवी, यदि ऐसा पेशेंट ऐसी है, एचआईवी के पेशेंट है और डायबिटीज़ के पेशेंट है, तो उसमें जो है अप्रोच कैसी होनी चाहिए, रिस्क अप्रोच के साथ एएनसी केयर पे हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें आएंगी रिस्क अप्रोच वाली। तो ये आपको मैंने 10 लिखा है, आप अपने 10 के 10 को भी वाइवा में बोल सकते हो, नाम लिख सकते हो पेपर में, और अप्रोच रखो कि आप मिनिमम 8-9 पॉइंट ऐसे बता दो जो कि रिस्क अप्रोच होगी एएनसी के दौरान, ठीक। चलिए, तो अब अपन नेक्स्ट इसमें देखते हैं कि प्री नेटल एडवाइजेज क्या होनी चाहिए। यानी कि प्री नेटल एडवाइजेज का मतलब क्या है कि आप क्या सलाह दोगे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो पहली बात, आपको सलाह देना है पर्सनल हैबिट्स के बारे में, ड्रग्स के बारे में, रेडिएशंस के बारे में, और कुछ वार्निंग्स आपको दे के बताना है कि यदि ऐसी स्थिति हो तो आप दौड़े चले आओ हॉस्पिटल, ठीक है। वार्निंग साइंस आपको मदर को या फिर उसकी फैमिली को जो उसका केयर कर रहा है उसको आपको समझा के भेजना होगा। तो पर्सनल हैबिट्स में क्या आप सिखाओगे, तो पहली बात तो लाइट हाउस होल्ड वर्क एडवाइस, ठीक है, कोई भी भारी भरकम चीज़ें नहीं उठानी है, ठीक। कॉन्स्टिपेशन अवॉइड करवाना है, कॉन्स्टिपेशन अवॉइड करवाना है, ठीक। कॉन्स्टिपेशन तो आप समझ रहे होंगे। स्मोकिंग यदि करती है तो उससे क्या होता है, लो बर्थ वेट के बेबी होते हैं। यदि अल्कोहल का करती है तो उसका बच्चे का जो मेंटल स्थिति है वो डिले डेवलप होता है। तो ये सारी चीज़ें बतानी है। रही बात सबसे इम्पोर्टेंट सेक्सुअल इंटरकोर्स, ठीक है। सेक्सुअल इंटरकोर्स क्या है कि लास्ट ट्राइमेस्टर में तो प्रोहिबिटेड है, एकदम रिस्ट्रिक्शन है, ठीक है। आप फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कर सकते हो, थोड़ा
कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लास्ट ट्राइमेस्टर के समय एकदम अवॉइडेड है। नहीं तो क्या होगा कि आपका एवॉर्ड की कंडीशन बन सकती है या फिर मिसकैरेज वाली स्थिति आ सकती है। तो ये सब चीज़ें बहुत मायने रखता है। तो इसलिए सेक्सुअल इंटरकोर्स जो है वो लास्ट ट्राइमेस्टर में बिल्कुल प्रोहिबिटेड रहे। तो ये सारी चीज़ें आपकी आ जाती हैं। अब देखो फर्दर यदि बात करते हैं ड्रग्स की, तो कौन से ड्रग्स हैं जिसको आपको, स्ट्रेप्टोमाइसिन की यदि बात करें तो ये क्या होती है, एट्थ क्रेनियल नर्व को डैमेज करती है, जिससे कि बहरापन आ जाएगा बच्चे में। ठीक है, टेट्रासाइक्लिन का जो होता है वो ग्रोथ ऑफ बोन पे, फॉर्मेशन ऑफ टीथ पे इफेक्ट पड़ता है। तो इसलिए यदि ये ड्रग्स हैं तो इनको आपको यूज नहीं करना है, ये भी आप सजेशन में एडवाइज में रख सकते हो। रेडिएशन की बात करें तो एबनॉर्मल एक्सरे जो होता है ना ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, इससे बचो। ठीक है, ये क्या करेंगे, ल्यूकोमिया कॉज करेंगे जो बच्चा है, या फिर माइक्रोसिफेली वाली स्थिति पैदा कर सकता है। तो ये आपको एडवाइज करनी है कि आपको ऐसी चीज़ें नहीं करानी है, इससे ये दिक्कतें बनेंगी। तो लोग थोड़ा से समझदार लोग समझ जाते हैं बातों को। ठीक है, अब रही वार्निंग, क्या आप वार्निंग साइन दे के भेजोगे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी? तो पहली बात आप क्या सिखा के भेजोगे, यदि फिट में स्वेलिंग बन रही है, ठीक है, यदि ऐसी स्थिति बन रही है तो आप एक विजिट कर लो। ठीक है, ऐसे नहीं है कि एंटीनेटल के अंतर्गत 4 विजिट है मिनिमम तो मैं 4 ही विजिट करूँगी, नहीं, कोई भी कॉम्प्लिकेशन आता है तो दौड़ के आओ हॉस्पिटल। ठीक है, कि स्वेलिंग ऑफ फिट है, फिट्स आ रहे हैं यानी झटके आ रहे हैं। ठीक है, कभी ट्रेमर्स टाइप के आ रहे हैं, बेहोश हो जा रही है। ठीक है, ऐसी यदि मदर की स्थिति है, प्रेग्नेंट वुमेन जो बेहोश हो जा रही है, फिर झटके आ रहे हैं, तो आपको आना है। या ब्लर विजन हो रहा है, ठीक है, यानी उसको कभी ऐसा हो जाता है कि आंखों के सामने कुछ चीज़ें स्पष्ट नहीं हो रही है। ठीक है, जनरली प्रेगनेंसी में काफ़ी कॉमन है ये लक्षण। तो ठीक है, फिट्स कॉमन नहीं है उतना, स्वेलिंग ऑफ फिट भी कॉमन है, लेकिन आपको बताना है। ठीक है, आप एक बार आके अपने डॉक्टर से विजिट करना है, मिलना है। ठीक है, ब्लीडिंग या डिस्चार्ज पर वेजाइनल हो रहा है तो इसमें भी आपको तुरंत हॉस्पिटल आना है, इमीडिएट। तो ये सारी आप एडवाइज आप उसको दे के भेजोगे, वार्निंग साइन, कि यदि ऐसा मिलता है तो आप इमीडिएट आओ। ये तो हो गया हैबिट्स के बारे में, उसको मना करके रखो, कॉन्स्टिपेशन को अवॉइड करना है। ठीक है, स्मोकिंग करोगे तो उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, अल्कोहल लोगे तो उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, सेक्सुअल इंटरकोर्स लास्ट ट्राइमेस्टर में तो बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, कौन से ड्रग यदि ले लोगे तो उससे क्या डैमेज हो जाएगा, ये सारी चीज़ें आपको पेशेंट को एडवाइस के तौर पे देनी है। ठीक, अब देखो यहाँ तक हो गया। अब इसके बाद जो अपना जो टॉपिक है स्पेसिफिक हेल्थ प्रोटेक्शन, यानी कि थोड़ा सा डाइट वेट के बारे में अपन बता देते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो पहली बात क्या है, देखो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एनीमिया वाली स्थिति बहुत कॉमन होती है, क्योंकि ब्लड की जो रिक्वायरमेंट है वैसे भी फीमेल्स में क्या होता है 9 या 10 के अंडर आ जाता है एचबी। ठीक है, तो इसलिए ब्लड की रिक्वायरमेंट ज़्यादा बढ़ जाती है। तो पैलर वेलर स्थिति न क्रिएट होके इसके लिए क्या है कि देखो आयरन और फॉलिक एसिड का जो सप्लीमेंट है ये देना पड़ता है। ठीक है, अपन थोड़ा से स्पेसिफिक देख रहे हैं तो 60, ठीक है, 60 mg एलिमेंटल आयरन और 500 mg माइक्रोग्राम का फॉलिक एसिड, ये डेली के लिए आपको एडवाइज करनी है। समझ पाए क्या बोला मैं बोला कि 60 mg एलिमेंटल आयरन और 500 माइक्रोग्राम फॉलिक एसिड, ये दोनों ही ज़रूरी है ना, फॉलिक एसिड और आयरन, क्योंकि इसी से तो जाके आपको हीमोग्लोबिन की स्ट्रक्चर बनेंगी। तो ये जो दोनों एलिमेंट्स हैं इनकी आपको अमाउंट कितनी है ये भी इम्पोर्टेंट है, वाइवा में पूछा जाता है। ठीक है, और एग्ज़ाम में तो आपको लिखना पड़ेगा। तो रेड कलर की जो टेबलेट आती है उसको, और कब से स्टार्ट करना है ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है, और कब जाके ख़त्म करना है ये भी मायने रखता है। तो चलो देखते हैं। देखो क्या है इसमें कि पहली बात आ गया आपका कि कितनी अमाउंट, तो अमाउंट मैंने बता दिया 60 mg एलिमेंटल आयरन और 500 माइक्रोग्राम फॉलिक एसिड, ये डेली बेसिस पे यूज करना है। और स्टार्ट कब से करना है, 4th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी एंड कंटिन्यू थ्रू द हर प्रेगनेंसी मिनिमम 180 दिन। ठीक है, यानी कि आपने चौथे महीने से तो चालू कर लिया, उसको कंटिन्यू करके रखोगे। ठीक है, मिनिमम 180 दिन तक। ठीक है, थ्रू आउट जब डिलीवरी हो भी जाती है तो उसमें भी जो पीएचसी पढ़ोगे, ठीक है, पीएचसी बोल रहे हैं, आपका जब एंटीनेटल केयर के बदले जो पोस्टनेटल केयर पढ़ोगे तो उसके अंतर्गत भी आपको यही सेम चीज़ें और बस डोज को ऊपर नीचे करके याद करने पड़ते हैं कि उसको कितने दिन तक देना होता है। ठीक, तो चौथे प्रेगनेंसी से चालू करो और 180 दिन तक कंटिन्यू करते रहो, पहली बात। दूसरा क्या है, टू कंटिन्यू
फॉर 180 डेज ऑफ द पोस्टमार्टम पीरियड। ये वाली लाइन आपको याद रखनी है। ठीक, एक बार कंटिन्यू किए तो 180 दिन तक पोस्टमार्टम पीरियड तक भी चलना है। और एक चीज़ आती है, ध्यान रखना है कि आयरन और कैल्शियम इनको कभी भी साथ में नहीं देना होता है। ये चीज़ें रिस्क वाली क्रिएट कर देती हैं। तो इसमें रही सीखने वाली बातें, आयरन और फोलिक एसिड का सप्लीमेंट आपको सजेस्ट करना है पेशेंट को। फिर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की यदि बात करें तो देखो, मैं मदर है, मदर के अंतर्गत क्या है, बेबी भी है, तो उसके लिए हमें एक्स्ट्रा कैलोरी की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये डाटा आपको याद रखना है कि एडिशनल कैलोरी रिक्वायर्ड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज कितना, 350 किलो कैलोरी पर डे। यानी एक सामान्य जो महिला है उसकी तुलना में एक्स्ट्रा उसको कितनी चाहिए, तो 350 किलो कैलोरी प्रतिदिन। ठीक है, एक्स्ट्रा चाहिए। नो एक्स्ट्रा कैलोरी रिक्वायर्ड इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर। 3 ट्राइमेस्टर की अवस्था होती है, तो इसमें से पहले ट्राइमेस्टर में एक्स्ट्रा कैलोरी की ज़रूरत नहीं है, वो नॉर्मल हो जाएगा क्योंकि उसमें बेबी का ग्रोथ उतना नहीं रहता है। ठीक, सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में आपको एक्स्ट्रा कैलोरी की ज़रूरत पड़ेगी, जिसका की वैल्यू क्या है, 350, ठीक है, कैलोरी, किलो कैलोरी पर डे। ये डाटा आपको याद रखना है। फिर है इम्यूनाइजेशन विथ टीटी। ठीक है, टेटनस टॉक्साइड की जो इंजेक्शन आपको लगवाना पड़ेगा, 2 डोज रहता है। आप 1 महीने या 4 वीक के अंतर्गत आप जितना जल्दी जल्दी लगवा लो वो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। और इससे क्या होता है कि आपको प्रोटेक्शन मिलता है, और आप जितने बार भी एग्जामिनेशन करवाने जाओगे तो आपका क्या कर, पीबी या फिर सर्जरी बोल रहा हूँ, पीबी या फिर छोटे मोटे इंस्ट्रूमेंट से सामना करना पड़ेगा। तो उससे क्या होता है कि इंजरी होने की या फिर बाकी जो कॉम्प्लिकेशन है टीटी का वो ना रहे, तो उसके लिए आपको इम्यूनाइजेशन करवाना पड़ता है फीमेल को। ठीक है, अब रही बात मल्टीग्रेविडा वाली अवस्था में एक बूस्टर डोज ले सकते हो। यानी कि यदि अभी एक बार लगाया आप तो 3 साल तक उसकी वैलिडिटी रहेगी। यदि आप 3 साल के बाद फिर प्रेग्नेंट हो गए, ठीक है, तो उससे क्या है कि अब बस आपको एक बूस्टर डोज लग जाएगा और आपका काम हो जाएगा। अब RH स्टेटस भी मेंटेन करना है, तो इसमें RH NTD इन जो होती है वो 28 वीक ऑफ GS, ठीक है, इसको आपको रिक्वायर होती है। यानी कि इम्यूनोग्लोबिन वाली जो चीज़ें होती है ना, RH फैक्टर की जो बात आती है, तो उसमें NTD का लगाया जाता है। तो वो क्या होती है, एट 28 वीक ऑफ GS तक आपका काम आती है, यानी जेस्टेशन तक वो रहती है। फिर देखो बात करते हैं अपन कि प्रीनेटल जेनेटिक स्क्रीनिंग। ये सब चीज़ें जैसे कि डाउन सिंड्रोम की रही बात, ठीक, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट की बात रही, तो ये सब चीज़ें स्क्रीनिंग से आप पता लगवा सकते हो। तो इसके लिए आप USG कराओ, फाइन नीडल एस्पिरेशन करा के उसका साइटोलॉजी के लिए भेजो, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि बेबी में क्या है, कि ऐसा कुछ कंडीशन तो नहीं है। ठीक, तो ये रही ओवरऑल क्या स्पेसिफिक आप सीखने वाली बातें। स्पेसिफिक हेल्थ प्रोटेक्शन के अंतर्गत आपने बस पहली बात जो है आयरन फॉलिक एसिड सप्लीमेंट, इसको ध्यान रखिए। जो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी ना बने इसके लिए आपको 350 किलो कैलोरी एक्स्ट्रा देना, उसका ध्यान रखो। ठीक है, टीटी की जो बात करती हैं 2 डोज लगनी होती है, तो आप 1 मंथ या के अंतर्गत आप आज जितना जल्दी हो सके लगवा लो। ठीक, और RH की बात करते हैं तो क्या होता है कि NTD का जो हीमोग्लोबिन होता है उसको 28 वीक ऑफ GS तक काम ऐड रहता है। फिर इसके बाद प्रीनेटल जेनेटिक स्क्रीनिंग भी करवाना ज़रूरी होता है। ये सारी चीज़ें। अब रही बात, देखो अब अपन नेक्स्ट इसमें देखते हैं, ये स्पेसिफिक तो हो गया, ठीक है अपना। अब अपना क्या है कि पोस्ट नेटल केयर। तो पोस्ट नेटल केयर को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, हालांकि काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो यहाँ तक जो चीज़ें थी वो ANC की थी। ठीक है, ANC में आपने स्पेसिफिक हेल्थ प्रोटेक्शन में खाने पीने की चीज़ें देख ली, ठीक, उसके इम्यूनाइजेशन की बात कर ली, फिर आप प्री नेटल एडवाइज कर दिए कि आपको क्या क्या करना है क्या नहीं करना है, कैसी सिम्टम्स दिखे तो आप तुरंत हॉस्पिटल एडमिट हो। रिस्क अप्रोच क्या क्या है ये बताया गया आपको। फिर सर्विस ड्यूरिंग क्या क्या सर्विसेज कहाँ कहाँ पे मिल सकती है, एक गांव के स्तर से किया गया है। तो सब सेंटर पे क्या मिल सकती है, और PSC-CSC पे कौन सी लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन मिल सकता है। फिर क्या क्या चीज़ें थी इसमें, ठीक है, फंडल हाइट से आप क्या क्या, एब्डोमेन एग्जामिनेशन से आप क्या क्या पता कर सकते हो। ठीक है, तो पहले हाइट के द्वारा, फिर उसमें फिटल हार्ट साउंड, फिटल मोमेंट, उसका प्रेजेंटेशन, ठीक है, फिर आप जेस्टेशन एज का
पता लगाओ, ठीक है। अब रही बात फिजिकल एग्जामिनेशन में पैलर, एडिमा, ब्लड प्रेशर, वेट की आपको पता होनी चाहिए। हिस्ट्री टेकिंग आप अच्छे से करो। फिर कितनी विजिट्स हैं, ये सारी चीज़ें। तो ओवरऑल रही ये अपनी कि आप कैसे पता कर सकते हो एएनसी क्या है। तो उम्मीद है आपको एएनसी समझ में आया होगा। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको हम इसके आगे की जो है पीएनसी पढ़ाएंगे। चलिए, ओके, धन्यवाद।